नगर के ढकरानी गांव में भीषण आग लग गई है। यहां पर एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है। घटना के दौरान गोदाम से कई धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी। आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और लोगों ने राहत की सांस भी ली है। इसका भी हमें कोई पता नहीं कि आग कैसे लगी और किस तरह लगी। और अभी तो सब छुट्टी पे भी हुए आप? हाँ, पता नहीं कैसे ये थोड़ा सा लग गया मेरे यहाँ, थोड़ी सी दिक्कत होगी। बाकी इतना बड़ा कुछ नहीं है ऐसा। आग बुझ सभी गांव वालों ने साथ दिया तो, और ये फायर फाइटर्स भी टाइम से पहुंच गए। इन्होंने भी काफी मेहनत करी यहाँ पे, तो इस वजह से ये मतलब जल्दी मुमकिन होगी। दरअसल ये एक वर्कशॉप है, इसमें गाड़ियां वगैरह ठीक होती हैं, तो उसमें कटिंग वगैरह काम कर रहे होंगे। हो सकता है उसमें संभवतः चिंगारी निकली हो। जो कटिंग हुआ है तो वो जो ग्राइंडर चलाते हैं उससे चिंगारी निकलती है और तेल जो है गर्मी की वजह से आग पकड़ लेता है, तो उसकी वजह से आग लगी थी और उसको पूरा बुझा लिया गया। इसका भी हमें कोई पता नहीं कि आग कैसे लगी और किस तरह लगी। और पिथौरागढ़ में नैनी पातल के जंगल में आग लग गई है भीषण, और आग की सूचना मिलने पर वन विभाग और पुलिस की फायर सर्विस यूनिट ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। और बीते कुछ दिनों से पहाड़ों में पारा चढ़ा हुआ है, ऐसे में कई इलाकों में जंगलों में आग धधकने लग गई है। जंगलों में धधकी आग की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी पुलिस ने 5 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल सोशल मीडिया में फेमस होने के चक्कर में आजकल लोग तरह तरह के स्टंट कर रहे हैं। ऐसा ही स्टंट करते यूपी के रामपुर के रहने वाले 5 लड़के हल्द्वानी में गिरफ्तार हो गए हैं। और सलीम और उसके साथियों को पुलिस ने चलती कार में स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद सलीम और उसके साथी अपने कारनामों के लिए माफी भी मांगते नजर आए। गलती हो गई, नई गाड़ी पार्टी चलाएंगे, नए बाहर निकलेंगे गाड़ी से, सर गलती हो गई आइंदा। हल्द्वानी में डेमोग्राफी में हुए बदलाव पर न्यूज 18 की खबर दिखाने के बाद मामला तूल पकड़ने लग गया है। यहां पर हल्द्वानी तहसील कैंपस में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि चौसला गांव में धर्म विशेष के लोगों को बसाकर यहां की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि धर्म विशेष का एक फैक्ट्री मालिक इस साजिश के पीछे है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि चौसला में हो रही अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाई जाए। काम करे होते तो आप आज यहाँ होते। सिर्फ 1 बजे तक का इंतजार है कि कोई अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, जिसका प्रमाण मेरे पास मौजूद है। तो उसके बाद कई बार शिकायत करे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कह रहा हूँ वनबुलपुरा सेकंड बसाने की साजिश चौसला में हो रही है, जिसमें इस अधिकारी की संलिप्तता इसलिए है कि वहां पर सरकारी जमीनों पर मकान 300 स्क्वायर फीट जमीन लेकर आदमी 1000 फीट में मकान बना रहा है। चमोली जिले में डीएम और जिला आबकारी अधिकारी के बीच विवाद बढ़ गया है। जिला आबकारी अधिकारी दुर्गेश्वर त्रिपाठी ने डीएम संदीप तिवारी पर गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को लेटर भेजा। आबकारी अधिकारी का कहना है कि डीएम से परेशान होकर उन्होंने प्रमुख सचिव को ट्रांसफर के लिए भी लिखा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ और 31 मार्च को फिर ऐसा ही हुआ। वहीं डीएम के रवैये के खिलाफ आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर और अफसर एक हो गए हैं और पूरे प्रदेश के आबकारी इंस्पेक्टर ने विरोध के लिए देहरादून आने की परमिशन मांगी है। खबर है कि गुरुवार को आबकारी विभाग के अफसर भी मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से इसको लेकर मुलाकात कर सकते हैं। मंगलवार को धामी सरकार ने 20 दायित्वधारियों की लिस्ट जारी की थी। अब खबर है कि जल्दी ही करीब 18 नामों वाली एक और लिस्ट जारी हो सकती है। इस लिस्ट में सूत्रों के मुताबिक कई बड़े नाम हो सकते हैं। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दूसरी लिस्ट में आरुषि निशंक, सुभाष बड़थवाल, पुनीत मित्तल, अनिल गोयल, अजीत चौधरी, सरदार मंजीत सिंह, दीप कोश्यारी, सरोज डिमरी, हरिद्वार के जयपाल, अल्मोड़ा से पूर्व जिलाध्यक्ष रवि रौतेला, रुड़की से शोभाराम प्रजापति के नाम शामिल हो सकते हैं। करता हूं कि निकट भविष्य में यथाशीघ्र कुछ और भी वरिष्ठ लोग हैं और कई पद भी अभी आयोगों में, निगमों में, बोर्डों में अभी रिक्त हैं, उस पर भी यथाशीघ्र
माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति होगी, उसमें विचार विमर्श और परामर्श उसमें चल रहा है। उत्तराखंड में बीजेपी और धामी सरकार के लिए अप्रैल का महीना बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसी महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अध्यक्ष कौन होगा, इसके समीकरणों का असर राज्य की राजनीति में भी पड़ सकता है। देखिए, उत्तराखंड के बीजेपी नेता आजकल दिल्ली की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हैं। अगले गुरुवार को दिल्ली में प्रदेश अध्यक्षों की मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि दिल्ली मीटिंग से पहले उत्तराखंड में बीजेपी की कमान किसको मिलेगी, इसका फैसला हो सकता है। पार्टी कॉरिडोर्स में नए केंद्रीय बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर भी कई नामों की चर्चा है, जिनमें उत्तराखंड के प्रभारी रहे प्रहलाद जोशी और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह का नाम भी शामिल है। पार्टी के अगले केंद्रीय और प्रादेशिक अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद पुष्कर सिंह धामी सरकार के मंत्रिमंडल में भी बदलाव देखने की संभावना बहुत ज्यादा है और इसको लेकर विधायक भी उत्साहित हैं। तो हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है और चुनाव के पश्चात राष्ट्रीय कार्य परिषद होनी है, तो लगभग ऐसा समझ में आ रहा है कि 20 के आसपास हम राष्ट्रीय परिषद में जाएंगे। तो उससे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और उससे पहले हमारे जो 6 स्टेट बचे हैं अभी, तो इनका चुनाव होगा। और बहुत स्वाभाविक है कि हर 3 साल में हम संगठन को नए सिरे से गढ़ते हैं, इसीलिए हमने को संगठन पर्व बोला, हम पर्व के रूप में उसको लेते हैं। तो नीचे से ले ऊपर तक संगठन नया स्वरूप लेता है, नए लोगों को दायित्व मिलते हैं, पुराने लोगों के दायित्व बदलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ओवरऑलिंग है संगठन की दृष्टि से। और उत्तराखंड में बीते कुछ महीनों से कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज है। पार्टी नेता कहते हैं कि दिल्ली की तरफ से जो इशारा मिलेगा वही होगा। इस बीच संगठन में ताजी हवा का झोंका आने तक फिलहाल विधायकों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। तो केंद्र सरकार की तरफ से देहरादून और नैनीताल में अलग अलग विकास कार्यों के लिए 164 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसमें देहरादून के रामजीवाला में तालाब और पार्क निर्माण के लिए करीब 8 करोड़, डिफेंस कॉलोनी में गौरा देवी पार्क के लिए 6 करोड़ 72 लाख, तहसील चौक पर मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए करीब 13 करोड़ रुपए, ऋषिकेश मल्टी लेवल पार्किंग के लिए करीब 12 करोड़, कारगी चौक में आड़त बाजार के लिए करीब 12 करोड़, माल देवता के लिए 4 करोड़, गढ़ी कैंट सामुदायिक भवन के लिए 12 करोड़ की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। उत्तराखंड में 15 जगहों के नाम बदलने को लेकर राजनीति काफी गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार के फैसले पर ध्यान भटकाने वाला फैसला इसे बताया है। बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवैध खनन जैसी बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए नाम बदलने जैसे फैसले ले रही है ताकि लोगों को बड़ी समस्याओं से अवगत ना कराया जा सके, यानी कि बड़ी समस्याओं से ध्यान लोगों का भटकाया जा सके। तो सरकार ध्यान बटाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। और मेरा मानना है कि नाम बदलने के बजाय अगर उन्होंने अपने उपलब्धियों का बखान किया होता, 3 साल की उपलब्धियां। उत्तराखंड में भी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता हरीश रावत अलग अलग प्रोग्राम में दिख रहे हैं। तो आखिर इस एक्टिविटी के मायने क्या हैं और ऐसा करके हरीश रावत कहां मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार में गंगा स्नान, फिर मदरसों के मुद्दे पर विधायकों के साथ मुख्य सचिव से मिलना, नवरात्र पूजा के साथ अलग अलग मुद्दों पर मौन व्रत और अब बीजेपी का झूठ बताने के लिए दूर दराज के इलाकों में 20 दिन बिताने की बात। ये सब उत्तराखंड में कांग्रेस के एकमात्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं। अभी कोई चुनाव नजदीक नहीं है, तो आखिर 76 साल की उम्र में हरीश रावत एक्टिव दिखकर किसे और क्या संदेश देना चाहते हैं। राजनीति में बिना मतलब कुछ नहीं होता। ऐसे में हरीश रावत के एक्टिव होने का मैसेज उत्तराखंड के नेताओं के लिए है या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व को संदेश है कि अभी उनमें दम है।
कांग्रेस को ताकत देना माने क्यों नहीं निकाले जाए, कांग्रेस को शक्ति मिले, कांग्रेस वो हो तो मैं उसके लिए, और साथ साथ मैं और मुझसे जो अपेक्षाकृत जवान हैं मैं उनसे कह रहा हूं, जब मैं इस उम्र में 76 की उम्र में जो है इतना कर 2027 में कांग्रेस को क्या हासिल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कई सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों के लिए परेशान कांग्रेस के युवा नेता क्या हरीश रावत की सलाह मानेंगे? 2022 के बाद कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां अभी उम्मीदवार तो दूर दावेदार तक नजर नहीं आ रहे। ऐसे में हरीश रावत के अनुभव वाले मंत्र को दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं का साथ मिलेगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ एज ए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि हम लोग हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ें और अपने संगठन को 2027 के चुनाव को लेकर मजबूत करें। और वहीं मैं अपने वरिष्ठ लीडर से भी यही चाहूंगी कि जो जब टिकट्स की बारी आई, जब 2027 का चुनाव है, तो जो युवा चेहरे हैं जो आज मेहनत करें उन लोगों को जरूर मौका देने का काम मैं पार्टी करूं। अगर वो प्रदेश के दौरे पे जा रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत करना चाहते हैं, संवाद स्थापित करना चाहते हैं और लंबा समय दूर दराज में कार्यकर्ताओं के साथ बिताना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर अच्छी बात है। इसका लाभ तो प्रदेश कांग्रेस संगठन को ही मिलेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वैसे भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में पूरे 5 साल के नारे के साथ लड़ा गया, लेकिन तब से कांग्रेस ऐसी लड़खड़ाई कि अब तक खड़ी न हो पाई। साथ ही हाईकमान का इंटरेस्ट भी उत्तराखंड में कम ही दिखा। ऐसे में एक्टिव रहकर कमजोर कांग्रेस को मजबूत करने का जो संदेश हरीश रावत दे रहे हैं, उस संदेश के दिल्ली से लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस नेता शायद ज्यादा बेहतर समझ सके, क्योंकि बात कांग्रेस की कमजोर हालत की है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। चारधाम यात्रा की तैयारी जोरों पर चल रही है। प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ का जायजा भी लिया है और बद्रीनाथ धाम में बिजली, पानी, शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश डीएम ने अधिकारियों को दिए हैं। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ अभी बर्फ जमी हुई है। सड़कों को खोला जा रहा है बर्फ को काटकर। यात्रा शुरू होने तक सभी व्यवस्था ठीक करने के दावे प्रशासन कर रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने बद्रीनाथ में तैयारियों का जायजा लिया, देखिए। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में अब 1 माह से कम का समय रह गया है। ऐसे में प्रशासन की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुकी है और न्यूज़ 18 भी बद्रीनाथ धाम पहुंच चुका है। कपाट बंद होने के बाद न्यूज़ 18 पहली बार बद्रीनाथ धाम पहुंचा है और आप देखिए किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में पल पल मौसम बदल रहा है और पहाड़ों पर आप अभी भी बर्फ देख सकते हैं और बद्रीपुरी के आसपास का जो इलाका है उसमें भी आपको हल्की बर्फ यहाँ पे गिरी हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य भी चल रहा है और इस बीच यात्रा भी शुरू होनी है, तो उसके मद्देनजर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। ऐसे में प्रशासन की टीम बद्रीनाथ धाम पहुंची है और यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। नितिन सेमान, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी के बाद कुछ जगह पर काफी नुकसान भी हुआ है। मंदिर परिसर के आसपास दर्शन के लिए बनाए गए टीन शेड को काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा एक निजी धर्मशाला भी ग्लेशियर के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इन सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए प्रशासन की टीम 6 अप्रैल के बाद बद्रीनाथ धाम में पहुंचेगी। साथ ही बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के द्वारा भी मौके पर पहुंचकर सभी चीजों को ठीक किया जाएगा। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले घोड़े खच्चरों में खतरनाक वायरस मिलने की खबर से हड़कंप मच गया है। सरकार ने इस खतरे को गंभीरता से लेते हुए अलर्ट भी जारी कर दिया। खासतौर पर केदारनाथ जाने वाले घोड़े खच्चरों के लिए कड़े नियम लागू हुए हैं, देखिए। उत्तराखंड में हर साल लाखों श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन इस बार यात्रा से पहले एक खतरनाक वायरस इन्फ्लुएंजा मिलने की खबर ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा और दूसरे संक्रमणों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं और अफसरों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के कोई भी घोड़ा खच्चर
केदारनाथ यात्रा पर नहीं जाएगा। साथ ही यात्रा से पहले सरकार ने प्रदेश के 5 जिलों रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर और टिहरी में विशेष मेडिकल कैंप स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले घोड़े खच्चरों के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट और इन्फ्लुएंजा का निगेटिव सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य किया गया है। हमने एक एक्शन प्लान तैयार किया है जिसमें कि जो 5 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, जहां से घोड़े आते हैं यात्रा में, चाहे वो हो गया रुद्रप्रयाग, चमोली, आपका बागेश्वर, टिहरी और उत्तरकाशी, इन 5 जिलों में लगभग 23,120 जानवर हैं जिनको हम फुल स्क्रीनिंग करेंगे 15 दिन के अंदर। इन 15 दिन में हमारी पूरी 23,120 जानवरों की स्क्रीनिंग होगी। उस स्क्रीनिंग में जितने घोड़े नेगेटिव पाए जाएंगे उनको हम यात्रा रूट में जाने की परमिशन देंगे और उनको हम एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे। केदारनाथ धाम के लिए 2 जगहों पर क्वारंटीन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जहां संक्रमित या संदिग्ध जानवरों को रखा जाएगा। साथ ही यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों की नियमित जांच की जाएगी ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और 4 धाम यात्रा में कोई दिक्कत नहीं आए। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा की उल्टी गिनती यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बीच हैरानी ये है कि चारों धामों के जिलों में फूड इंस्पेक्टर ही तैनात नहीं है। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी में एक भी फूड इंस्पेक्टर नहीं है जो कि खाद्य पदार्थों की जांच कर सके। यहां पर दूसरे जिलों से टेम्परेरी तौर पर अधिकारी भेजे जाते हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि जैसे ही पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी फूड इंस्पेक्टर की तैनाती कर दी जाएगी। शासन स्तर पे एक हमारे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी उनके पद जो रिक्त हैं उसके लिए शासन स्तर से जो है अधियाचन भेजे जाने का जो हमारे पास सूचना है वो भेज दिया गया है। तो जैसे ही वो भरे जाएंगे तो उसके बाद जो हमारे पास मानव संसाधन पूरा हो जाएगा और हमारे कामों को प्रभावी रूप से करने में हमें जो है आसानी होगी। रामशी के आरोपी के बीच एनकाउंटर हो गया। आरोपी एहसान के पैर में गोली लग गई है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी की हालत बिगड़ने पर उसे देहरादून हायर सेंटर रेफर भी किया गया। उसका इलाज चल रहा है। यूपी के सहारनपुर का आरोपी एहसान पर पहले से ही गैंगस्टर समेत कई गौकृषि के मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि सोमवार को विकास नगर में 13 गौवंशों के अवशेष मिले थे। इस मामले में पहले गौकृषि के मामले में पुलिस ने 10 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और हरिद्वार में मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ अर्ध कुंभ मेला 2027 को लेकर मीटिंग की है और अधिकारियों से अर्ध कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पूरी जानकारी भी ली। मुख्य सचिव ने कहा प्रशासन के स्तर पर अर्ध कुंभ मेले की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द शासन स्तर पर भी इसको लेकर समीक्षा बैठक आयोजित होगी। अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ में कन्वर्ट करने को लेकर आयोजित करने को लेकर सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि साधु संतों के साथ राय मशवरा कर कुंभ को भव्य ढंग से आयोजित किया जाएगा। कुंभ 2027 की तैयारी मेलाधिकारी, जिलाधिकारी और जो आयुक्त गढ़वाल हैं उन्होंने प्रारंभ कर दी है। उसी के संबंध में आज थोड़ा विचार विमर्श करना है उनसे, प्लस आगामी 7-8 दिन के अंदर हम शासन स्तर पे भी उस पर समीक्षा और विस्तृत विचार विमर्श करेंगे। गर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ने लग गई है। चढ़ती गर्मी का असर कुमाऊं के तराई और भाबर के इलाकों में देखने को मिल रहा है। बाजार में घूमते लोग राहत के लिए पानी को मजबूर हो गए हैं, पीने के लिए पानी की तलाश करने लग गए हैं। लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में लोगों को ये आसानी से नहीं मिल पा रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। सूरज की ये तेज तपिश कुमाऊं के मैदान को तपाने लगी है। हल्द्वानी शहर में दिन के समय पड़ रही गर्मी लोगों के पसीने छुड़ाने लगी है, लिहाजा लोग गला तर करने के लिए प्याऊ तलाश रहे हैं। कभी शहर के मुख्य बाजार से लेकर चौराहों तक में 15 से ज्यादा प्याऊ मौजूद थे, लेकिन एक एक कर सारे प्याऊ गायब हो गए और लोगों की परेशानी बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद हमने देखा कि प्याऊ सब हट गए हैं। बीच में मेयर साहब कह रहे थे कि प्याऊ बनेंगे, वैसे तो हम चाहते हैं कि दोबारा फिर से प्याऊ दोबारा जहाँ पे पहले स्थापित थे तो कुछ जगह पर स्थापित हो जाएगी। बाजार में लोग आते हैं तो थकान होती है, बाजार से बोतल खरीदनी पड़ती पानी की, तो प्यास से प्यास घुसती नहीं है।
तो उसके लिए थोड़े 4-5 जगह प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए बाजार को देखते हुए। 1984-85 के दौरान में जब हम गांधी स्कूल में पढ़ते थे तो ये धर्मपुरा पर एक पुराना प्याऊ हुआ करता था, बाकायदा उसमें पक्का बोर्ड लगा था और बिल्डिंग भी पक्की थी और एक खिड़की टाइप की बनी हुई होती थी। तो प्याऊ उस जगह के नाम को ही हम प्याऊ के नाम के उस समय पुकारा करते थे। सुनसान एरिया थी। उसके बाद इधर ये मंगल पड़ाव के एरिया में था जहाँ पर ये ऑटो स्टैंड है। रोडवेज स्टेशन के पास एक प्याऊ हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से प्याऊ दिखाई नहीं देते। अचानक कुमाऊं के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले शहर से कैसे पानी से भरे प्याऊ गायब हो गए, इसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। कई अतिक्रमण की चपेट में आ गए तो कुछ देखभाल ना होने के चलते बंद हो गए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि गर्मी में राहत के लिए कदम उठाए जाएंगे। हल्द्वानी में पूर्व से ही बहुत से स्थानों पर प्याऊ स्थापित किए गए हैं, जिनका प्रबंधन नगर निगम के माध्यम से भी किया जाता है और कतिपय सामाजिक संस्थाओं ने भी प्याऊ स्थापित किए गए थे। तो ये चीज़ संज्ञान में आई है और चूंकि अभी जैसे हमारा ग्रीष्मकाल आगे बढ़ेगा तो उसको देखते हुए आवश्यक है कि इनको सुव्यवस्थित किया जाए। तो इस संबंध में नगर निगम के अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी और जिन सामाजिक संगठनों द्वारा पूर्व में ये स्थापित किए गए थे उनको भी सुचारू किया जाएगा। जाहिर है प्रशासन दावा कर रहा है, उम्मीद है भरी गर्मी में इस ठंडे पानी से जरूरतमंदों की प्यास बुझेगी। लेकिन इन सब के बीच जो प्याऊ गायब हो चुके हैं उन्हें कैसे ढूंढा जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि 10 से ज्यादा है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।